और तुर्की के हवाले से एक बड़ा नाम है और तुर्की से मोहब्बत का भी अगर कोई इस्तारा है पाकिस्तान में तो वो फ़रख सुहेल गोविंदी साहब, मोहतरम फ़रख सुहेल गोविंदी साहब। ख़वातीन व हज़रात, कौंसल जनरल दुर्मुश साहिब और डीजी यूनुस एमरे सेंटर जनाब खलील तोकार साहिब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सबसे पसंदीदा मौजू है गुफ्तगू का वो तुर्की और तुर्क हैं, उनकी तारीख़ और तहज़ीब और उनका ख़ित्ता है। आज का जो मौजू यूनुस एमरे का था, इसमें जो सवालात डॉक्टर खलील तोकार साहब ने उठाए हैं बहुत अहम, और फिर उसका ज़िक्र डॉक्टर आमना मुफ्ती साहबा ने भी बयान किया और गुफ्तगू में दूसरे दोस्तों ने भी मौलाना रूमी के हवाले से, यूनुस एमरे के हवाले से। ये जो मुस्लिम दुनिया का अरूज था 1200 कुछ में, उसका दुनिया के 3 या 4 बड़े मुस्लिम तहज़ीबों के मरकज़ थे। एक तुर्क दुनिया थी जहाँ तुर्की ज़बान बोली जाती थी, जिसमें अनातोलिया जहाँ पर सल्जूक थे और बाद में फिर ऑटोमन हुए, और सेंट्रल एशिया के तुर्क। दूसरा ख़ित्ता फ़ारस का था जहाँ फ़ारसी बोली जाती थी। तीसरा ख़ित्ता हिंद का था। और ये तीनों जो बड़ी तहज़ीबें थीं अपने वक्त की और बड़ी कौमें थीं, मुस्लिम हिंद मैं कह रहा हूँ, इनको गन पाउडर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उस वक़्त की अगर दुनिया देखें तो दुनिया में 3 ताकतों के पास बड़ी गन्स थी जिनमें वो तोप के गोले चलाते थे। जदीद दुनिया में इसको गन पाउडर सिविलाइजेशन कहा जाता है और दुनिया में इनका राज था। उन्हीं ज़मानों में ये सूफ़िया कराम हुए। मौलाना रूमी, जो दरअसल मौलाना जलालुद्दीन बल्खी हैं, वो बल्ख में पैदा हुए जो कि फ़ारस की दुनिया थी, लेकिन जाके वो सल्जूकियों के रोम में उन्होंने क़याम किया तो रूमी कहलाए। यानी कि वो फ़ारस की दुनिया के शायर थे, जो कि हिंदुस्तान भी फ़ारस की दुनिया में आता था, जहाँ पर फ़ारसी सरकारी ज़बान थी। इसी तरह जो तुर्क दुनिया थी, उसके अंदर यूनुस एमरे अनातोलिया के दिल में एक मकबूल शायर थे, लेकिन इन दोनों बड़े सूफिया कराम का आपस में कोई ताल्लुक़ ऐसा नहीं था जैसे कभी कभी हम फैंटेसी में कहानियाँ बना देते हैं, लेकिन एक ही वक्त में थे। तीसरे इसी तरह हमारे ख़ित्ते में पंजाबी के बड़े शायर बाबा फ़रीद, जो इस दुनिया की, जो हमारी हिंद की दुनिया है, उसके एक बड़े शायर हुए हैं। इनका एक ही ज़माना था। और ये तीनों शोराए कराम, और इसके अलावा कोई शायर सूफ़ी ले लें, सूफ़ी कह रहा हूँ, ये कभी बड़े सल्तनत के अंदर नहीं इन्होंने क़याम किया। कभी ये आपको इस्तांबुल, बगदाद या दिल्ली या आगरा में नहीं मिलेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हो, बाबा फ़रीद हो, यूनुस एमरे हो, जलालुद्दीन रूमी हो, हाजी बख्ताश वली हों, या हाजी बैरम वली हों जिनका अंकारा में मज़ार मुबारक है। और तुर्क तारीख़ मुकम्मल नहीं है अगर हाजी बैरम वली का ज़िक्र ना किया जाए, बख्ताश वली का ज़िक्र ना किया जाए, और ख़ुसूसन यूनुस एमरे का ना ज़िक्र किया जाए। ये जो मौलाना रूम हैं, चूँकि हम फ़ारसी दुनिया से इन्फ्लुएंस था, हिंद की जो मुस्लिम तहज़ीब थी, तो हमारे यहाँ तो ये मुतारिफ़ थे और अभी तक मसनवी रूमी जो सी है हमारे घरों में पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि हमारे पंजाब के लोग, यूनुस एमरे का हवाला इससे जुड़ता है। हमारे यहाँ 2 किस्म के हाफिज़ होते हैं, हाफिज़ कुरान और शायर का कलाम हिफ़्ज़ किया हुआ। वारिस शाह का कलाम लोगों को, हज़ारों नहीं लाखों लोगों को हिफ्ज़ है, जैसे कुरान पाक हिफ्ज़ है, क्योंकि ये मोहब्बत का पैगाम है। इसी तरह बाबा फ़रीद की शायरी, यूनुस एमरे की शायरी। लेकिन जो मौलाना रूम का आज की दुनिया में, हम जब 40 रूल्स ऑफ लव, हमारी मिडिल क्लास मोहब्बत के 40 असूल ढूंढती है, तो वो अजीब व गरीब कोई गेट थ्रू गाइड समझती है। इसकी वजह क्या है? मैं उन अमरीकी लोगों का दोस्त हूँ जो फ़िलाडेल्फिया में रहते हैं, ख़ुसूसन मेरे एक दोस्त हैं माइकल ग्रीन। ये सारे वो यहूदी हैं जो 60s में बाबा महिउद्दीन, जो श्रीलंका के एक सूफ़ी थे, 60s में अमेरिका में जाके क़याम किया और वहीं उनका विसाल हुआ, वफ़ात हुई।
और वहीं उनका मकबरा है फिलाडेल्फिया में। अमेरिका का पहला सूफ़ी टूम जो है अमेरिका का, वो बाबा महिउद्दीन का है। मेरे ये दोस्त माइकल ग्रीन ने मुझे 91-2 में अपनी किताब दी। ये वो लोग यहूदी थे, और यहूदी, आपको पता है यहूदी जो होते हैं उनका ख़ानदानी निज़ाम बड़ा ताकतवर होता है, जो ख़ास यहूदी होते हैं। तो जब ये एलीट के यहूदी कन्वर्ट हुए तो ये मौलाना रूम से बड़े मुतासिर हुए। मुझे माइकल ग्रीन की मेरे पास वो किताबें पढ़ी हैं जो उन्होंने मुझे पेश की, और मैं हनीफ रामे साहब को भी दिखाता था, उसकी मैं आपको तस्वीर आज सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा। तो ये मुसलमान हो गए मौलाना रूम से मुतासिर होके। फिर अमेरिका की अंग्रेज़ी बोलने वाली इस क्लास ने, जो नए कन्वर्ट हुए थे मुसलमान या मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे, उन्होंने रूमी को अंग्रेज़ी दुनिया में मुतारफ़ कराया। तो हमारी जो अपर मिडिल क्लास है अंग्रेज़ी पढ़ने वाली दुनिया में अब रूमी पहुंचा। अब ये जो सलमा अवान साहबा ने बात की बहुत अहम है कि जो यूनुस एमरे थे वो तुर्क ज़बान के शायर थे। तो और डॉक्टर आमना मुफ्ती की बात बहुत अहम है कि ड्रामा इतना गैर अहम नहीं है। मैं पिछले कोई 48 साल से तुर्की को मुतारिफ़ करवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आज से 14 साल पहले यूनुस एमरे पर एक पूरा सदाए जमहूर का रिसाला निकाला, जिसमें डॉक्टर AB अशरफ का पूरा एक रिसर्च बेस्ड कॉलम भी, बल्कि आर्टिकल कहना चाहिए, वो छापा। लेकिन लोगों तक, पढ़ने वालों तक भी रूमी या यूनुस एमरे ऐसे मुतारफ़ नहीं हुआ जैसे ड्रामे ने मुतारफ़ करवा दिया। और इसी तरह दूसरा तुर्की जो आजकल मुतारफ़ हो रहा है, ड्रामा फिल्म बहुत ताकतवर है। लेकिन डॉक्टर तोकार की बात भी बड़ी अहम है। हम पाकिस्तानी ज़्यादा फैंटिसाइज चीज़ों को पसंद करते हैं, फिर उस फैंटिसी से नहीं निकलते। हम रियलिटी की तरफ जाना नहीं चाहते। ड्रामा, फिल्म, गीत, इसकी एक ताकत है। वो यूनुस एमरे के हवाले से भी है। वो दूसरे अपना जो तुगरल ड्रामा बना, जिसको एर्तुगरल असल में नाम है, वो भी ठीक है। लेकिन रियलिटी की तरफ वही कौमें जाती हैं जैसे तुर्क हैं, जहाँ पर 100% लिटरेसी है। वो यूनुस एमरे का ड्रामा 2014 में वहाँ बना, यहाँ तो अब पहुँचा है। मुझे आज सुबह कई लोग जिन्होंने ड्रामा से यूनुस एमरे सीखा, मुझे आज बता रहे थे सुबह सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान में ड्रामा डब होके आ गया सर, देख लें। मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा आप तक बेटा 10 साल बाद पहुंचा है ड्रामे के ज़रिए। मैं यूनुस एमरे को पुराना जानता हूं, चूँकि मैं तुर्की को जानता हूं। तो यूनुस एमरे हो, बाबा फरीद हो, शाह लतीफ़ भटाई हो, ये मोहब्बत की बात क्यों करते हैं? इनके शहनशाही निज़ाम अपना होता है। वो बेक्ताश वली हो, ये हमेशा किसानों दहकानों में क़याम करते हैं, और वहाँ पर एक मतवाज़ी निज़ाम दुनिया होता है या सल्तनत होती है, और ये ख़ुद मेहनत कश किसान, दहकान, आम आदमी की ज़िंदगी। और सूफ़ी कभी एस्केप नहीं करता। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। सूफ़ी और जोगी में फ़र्क है। जोगी तो एस्केप करता है, सूफ़ी रियल लाइफ में रहता है। जो यूनुस एमरे थे वो एक दहकान थे, और यूनुस एमरे ने जो शायरी की वो मोहब्बत की, इंसानियत की। जैसे सलमा अवान साहबा ने उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर आखिर में बयान किया कि सारे मज़ाहब एक हो जाएं। वो जो कश्मकश देख रहे थे मज़ाहब के आपस में लोगों की जंगों में लड़कर मरने की, उसकी बुनियाद पर वो कह रहे थे ना। ऐसे तो नहीं यूनुस एमरे कह रहे थे कि यूटोपियाई के सारे मज़ाहब मिलकर कोई मोहब्बत का एक पैगाम बना लें। तो वो देख रहे थे कैसे, जैसे आज गज़ा में कत्लेआम हो रहा है, तो आज दुनिया में ऐसे यहूदी हैं जो गज़ा में कत्लेआम पर हमारे से ज़्यादा गुस्से और गम और दुख में हैं। तो इसी तरह यूनुस एमरे अनातोलिया के मरकज़ में वो क़याम करते थे, जहाँ पर कोई हुकूमती निज़ाम नहीं बल्कि किसानों की दुनिया थी, और उन्होंने शायरी आम लोगों तक की। अब यूनुस एमरे क्यों मकबूल हुए? डॉक्टर तोकार की आप परसों तकरीर सुन लेते जो ओरिएंटल कॉलेज में थी कि हमें अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, हम तुर्की बोलते हैं। ये जो तुर्की आज का है, आज के तुर्की ने कई रिफॉर्म की, उसमें इन्होंने कल्चरल रिफॉर्म की। जो जैसे सलमा अवान साहबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो मौलाना रूम था वो तुर्की की अशराफिया जो फ़ारसी बोलती थी उसके अंदर मुतारिफ थे, बिल्कुल मुतारिफ थे। जो जैसे हमारे यहाँ अशराफिया अंग्रेज़ी बोलती है आज की, उस वक्त वहाँ अशराफिया फ़ारसी बोलती थी। यहाँ फ़ारसी और अरबी से इन्फ्लुएंस उस्मान ली बोलती थी। लेकिन जो तुर्क ज़बान बोलते थे वो अनातोलिया में कदीम तुर्क ज़बान, जो हज़ारों साल पुरानी ज़बान है, वो ज़बान यूनुस एमरे ने ज़िंदा रखी। जब जदीद तुर्की बना तो तुर्कों ने अपनी तुर्क ज़बान को ज़िंदा किया,
जिस पर हमारे कई मजहबी लोग अपनी तारीख की तावीलें पेश करके गलत मलत इस आम लोगों तक मालूमात पहुंचाते हैं या अधूरी मालूमात पहुंचाते हैं। यूनुस एमरे 221 में क्यों यूनेस्को ने इसको अपना शायर माना दुनिया का? इसलिए कि तुर्क दुनिया अब भविष्य में जहाँ तरक्की कर रही है तुर्की की क़यादत में, वो तहजीबी हवाले से तरक्की कर रही है, ज़बान के हवाले से। आज यूनुस एमरे सेंटर जहाँ बन रहा है, आज तुर्क कौंसल जनरल जहाँ आ रहे हैं, लाहौर में तुर्की का यूनुस एमरे सेंटर बन रहा है। क्यों? तुर्की तरक्की कर रहा है। जब कौमें, तहजीबें, मुमलिकतें तरक्की करती हैं तो अपने जो शायर, अदीब, दानश्वर, अफकार, फ़िक्र, रवायात को भी मुतारिफ कराते हैं। तो यूनुस एमरे की एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो तुर्क है ना, ये दलेर भी बड़े हैं और मोहब्बत भी बड़ी करते हैं। ये मुझे कोई सेंट्रल एशिया के राजपूत लगते हैं। ये जितने फाइटर हैं उतने ही मोहब्बत करने वाले। कभी आप बेक्ताश वली को पढ़ें, और मेरा तुर्की नामुकम्मल है अगर मैं यूनुस एमरे या बेक्ताश वली या हाजी बैरम वली को ना पढ़ूँ या जानूँ, चूँकि मेरे लिए आज भी एक तुर्की के तालिब इल्म, तुर्कों के तालिब इल्म, तुर्क तहजीब के तालिब इल्म होने के नाते मौलाना रूम मेरे लिए तुर्की के शायर नहीं हैं, वो फ़ारस के शायर हैं, चूँकि वो फ़ारसी के शायर हैं। जैसे मैंने कहा 3 बड़े मराकज़ थे, हिंद, मुस्लिम हिंद और फ़ारस की दुनिया और तुर्क दुनिया। लेकिन जो यूनुस एमरे की दुनिया है वो तुर्क दुनिया है। तो जो तुर्की के अंदर जो ज़बान आम हुई तुर्क, आज जो तुर्की की जदीद ज़बान है, इसको जदीद तुर्की को कदीम तुर्की से जोड़ने के लिए इस तुर्क ज़बान की इस्लाहात ने बड़ा अहम काम सरअंजाम दिया। इसीलिए यूनुस एमरे अब दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, ड्रामे भी बन रहे हैं। तो यूनुस एमरे के 7 मज़ारात हैं। मुझे अभी डॉक्टर तोकार कह रहे थे कि मैं भूल गया कि आपने इसका जिक्र ज़रूर करना है। मैंने कहा मेरा तो पहले ही एजेंडा था, चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तारीख़ को अमली तौर पर दरियाफ़्त भी करता हूँ, सियासत भी मेरा मौजू है पढ़ना, सिविलाइजेशन भी। लेकिन मैं तारीख़ के, आर्कियोलॉजी के, तहजीब के इल्म को सफ़र से ज़रूर अपने मुशाहिदे से और अपनी जाके फ़िज़िकली जिसको कहते हैं तलाश से करता हूँ। मैं अभी तक जो यूनुस एमरे के 7 मज़ारात हैं, मोहब्बत में उन्होंने बनाए होते हैं। जैसे इकबाल का मज़ार उन्होंने मौलाना रूम के मज़ार के साथ बनाया। तो अभी तक मैंने 6 मज़ार यूनुस एमरे के तुर्की में विज़िट किए हैं। लेकिन जो मैंने 6ठा विज़िट किया है वो एस्की शहर के पास है। मैं चूँकि तारीख़ को बड़े अब शायद मैं थोड़ा सा गिरफ्त होने लग गई है, तो मेरा ये मानना है कि जो अभी कोई 400-500 किलोमीटर गाड़ी चला के, उस दिन 45 डिग्री तुर्की में भी गर्मी थी, एस्की शहर के पास, जहाँ पे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन और तुर्कों के होजा नसीरुद्दीन उसको कहते हैं, हम मुल्ला कहते हैं, वो होजा कहते हैं उनको। उन्हीं की जाए पैदाइश के करीब एक गांव है जो तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर खुश्क पहाड़ियों में, अनातोलिया की मैदानी खुश्क पहाड़ियों के अंदर एक मकबरा है जहाँ पर यूनुस एमरे का मकबरा है। मैं और मेरी शरीक हयात अभी 45 डिग्री में, मैं जुलाई का महीना था, अनकरा जाते हुए गए थे। तो यूनुस एमरे के जो 7 मकबरे हैं, ये उनकी मोहब्बत का इजहार होता है। जैसे खुद शम्स तबरेज़ नहीं कोई चीज़ होती, हमारे आजकल अंग्रेज़ी बोलने वाले, रूमी को पढ़ने वाले शम्स तबरेज़ कहते हैं, तबरेज़ से ताल्लुक़ था। तो जैसे मेरा मानना है कि मैं खोए में जो मशरकी मगरबी आज़रबाईजान है ईरान का, जो अरूमिया लेक के करीब है, मैं अभी 9-10 महीने पहले नहीं, साल पहले गया था खोए में उनकी कब्र पे। तो इसी तरह मेरा मानना है कि यूनुस एमरे का मज़ार मुबारक जो एस्की शहर के करीब है, वो मेरी आर्कियोलॉजिकल आँख के मुताबिक वो दुरुस्त है। चूँकि वो यूनुस एमरे ने अपना मरकज़, जैसे मैंने कहा, और किसी सूफ़ी ने कभी आपको वो इस्तांबुल में नहीं मिलेगा, बगदाद में नहीं मिलेगा, कभी आपको सूफ़ी ऐसे अपना उसका जो क़यामगाह होती थी जहाँ पर वो अपनी सल्तनत बनाता था, मुतवाज़ी दातागंज बख्श किले से बाहर, ये किला उस वक़्त बड़ी दूर था, बादशाह का जहाँ क़याम होता था, बड़े बड़े बादशाहों का, तो दूर पहाड़ियों पर दातागंज बख्श अली हजवेरी होते थे। और ये एक सिलसिला था। अगर आप सूफ़िया कराम का ये सिलसिला 700 साल पहला देखें तो इसका एक बड़ा रूट था। ये मैं चूँकि सूफ़ीज़म का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। नेशापुर इसमें बड़ा अहम था, कोनिया इसमें बड़ा अहम था, और तुर्की का एक शहर
बहुत अहम था कास्तामोनो, जो कि ब्लैक सी के किनारे पे है। और मैं वो जब वहाँ गया तो मैंने जो कब्रों की तहकीक की, उन कब्रों में कई मज़ारात जो अफ़गानिस्तान तो भी नई रियासत है ना, ये ईरान के तहत था, खुरासान और बल्ख, तो कई फ़ारसी सूफिया कराम की कब्रें भी और हिंदी सूफिया कराम की कब्रें भी कास्तामोनो में मिलती हैं, जो कि ब्लैक सी के पास है। तो यूनुस एमरे सेंटर बन गया है। अब आपको डॉक्टर खलील तोकार यूनुस एमरे तुर्की के बारे में बहुत मालूमात देंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि कभी यहाँ ब्रिटिश कौंसल ऑफिस होता था और अमेरिकन सेंटर होता था। मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर ये एक यूनुस एमरे सेंटर बना है, लेकिन हम प्राइवेटली, मैं और मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, अदील तुर्की में होते हैं, हम कौंसल जनरल साहब, हम लाहौर में एक नया सेंटर बनाने जा रहे हैं। आपके हमें रूहानी मदद चाहिए, हमें कोई माली मदद नहीं चाहिए, हम अपने वसाइल से खुद काम करते हैं। वो होगा आज़रबाईजान तुर्किया सेंटर, जो पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया के दरमियान मोहब्बत, दोस्ती, शायरी, अदब, इल्म, किताब और रूहानियत को तरवीज देगी। क्योंकि तीनों मुल्कों के दरमियान यूनुस एमरे हो, बाबा बुल्ले शाह हो, बाबा फरीद हो, मौलाना रूम हो या कोई और शायर हो, इनका जो ताल्लुक़ है तालीम का और रूहानियत का, इल्म का, ये बहुत गहरा है। और ये जितने सूफिया कराम हैं, आप इन सब को देख लो, इन्होंने जहाँ इंसानियत की बात की है, रूहानियत की बात की है, इल्म की बात की है। तो तुर्किया हमारे लिए फ़ख्र है। मैं तुर्की से इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ कि मैंने तुर्कों से बहुत कुछ सीखा। मेरी एक कोशिश रही है 40 साल से, अब आप लोग खुद तशरीफ़ ले आए हैं कि पाकिस्तान को तुर्कों से बहुत कुछ सीखना है और तुर्कों को पाकिस्तान से। मैं आजकल ऐसे कुछ 6-7 लोगों को तुर्की में अभी मिला और राइटर लेवल के, कि वो कहते थे आई लव पंजाबी सॉन्ग्स। मैंने कहा कौन से पंजाबी सॉन्ग्स? जब उन्होंने प्ले किए, ये राइटर कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े राइटर, मुझे अभी इजाज़त शायद ना वो दें कहने की, तो वो सारे जितने पंजाबी के सॉन्ग्स थे वो नुसरत फ़तेह अली खां के थे, साईं हुसैन के थे, जो कि पंजाबी के सूफिया कराम की शायरी है। क्योंकि सूफिया कराम का मैसेज जो है, खुसूसन यूनुस एमरे जैसे सूफिया कराम, बुल्ले शाह, शाह लतीफ़ जैसे या हाजी बेख्ताश वली जैसे सूफिया कराम, ये मोहब्बत का पैगाम, तालीम का पैगाम, इंसानी तरक्की का पैगाम, इंसानी मोहब्बत का पैगाम। और जैसे सलमा वान साहबा ने कहा, डॉक्टर तोकार साहब ने भी कहा कि डिवाइन लव, ये जो डिवाइन लव है क्या? मुझे एक मेरे सरमायादार दोस्त ने कहा, जो कि बहुत बड़े सरमायादार हैं पाकिस्तान के और टेलीविज़न चैनल्स के मालिक हैं, अखबार भी निकालते हैं। मैं उनके टीवी में प्रोग्राम करता था कि गोविंदी साहब आप तो बाएं बाजू के हैं, आप तो सोल तरफ हैं, मैं तुर्की में कहूँगा। आपने कभी पैसों पे बात नहीं, कभी इख्तलाफ नहीं किया, मांगा नहीं। मैंने कहा ये जो आपके पास मज़हब को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ खुदा पर यकीन रखते हैं। हम खुदा और खल्के खुदा पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हमारा खुदा खल्के खुदा से होकर हमारा रास्ता है, सूफिया कराम से होकर। अगर हम इंसानों पर खुदा का निज़ाम, उसकी फ़िक्र, उसका पैगाम, उस पर अमल नहीं करते, अगर हम हकूक़ुल अबाद को अपना बुनियाद नहीं बनाते, तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि इस्लाम का जो सबसे बड़ा एक सतून है, वो 5 अराकीन के अलावा, वो है हकूक़ुल अबाद, पीपल्स राइट्स, जो यूरोप में है। हमारे मुल्ला जो है, मुल्ला और सूफी में फ़र्क है। जब यूरोप जाता है तो कहता है इस्लाम चोरी हो गया, तो मैं मुल्ला को कहता हूँ तुम इस अपना लेते, उन्होंने तो चोरी कर लिया, हकूक़ुल अबाद दे दिए। तो सूफिया कराम भी हकूक़ुल अबाद की बात करते हैं। मैं डॉक्टर तोकार साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने अपने सेंटर का पाकिस्तान में आगाज़ किया, और वो एक मौल्लम हैं, उस्ताद हैं, और बड़े शानदार तरीके से वो यूनुस एमरे सेंटर की तकरीबात को और दोनों ममालिक को जोड़ने के लिए मुतहरिक हैं। और हमारे नए कौंसल जनरल जो दुरमुश साहब आए हैं, और उनके साथी जो एरिन साहब हैं, और इसी तरह जो दूसरे तुर्क दोस्त लाहौर और पाकिस्तान में हैं, ये दोस्ती कर रहे हैं। हम भी दोस्ती में कम नहीं हैं तुर्कों के साथ, ये मैं भी आपको बता दूँ। हम भी, तुर्क हमारे दोस्त हैं। जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो मेरी नानी दादी ने कांटे उतार कर उस फंड में डाले थे, जिससे 1.25 लाख स्टर्लिंग पाउंड और उनका एक बैंक बना तुर्किश। और हम भी, अगर उन्होंने हमारे में सैलाब के दिनों में सदर रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान आए, मेरे दोस्त
सरदार आसिफ अहमद अली उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, जहाज़ में बैठे वो सैलाब में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोआन को कि आपको पता है कि मेरी वालदा ने वो जेवर जो था, जो उनका अपना जेवर था, सरदार आसिफ साहब बहुत बड़े जागीरदार थे, अभी उनका इंतकाल हो गया, वो वज़ीर थे उन दिनों, कि मेरी माँ ने अपना सारा जेवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए दे दिया। तो सदर रजब तैयब एर्दोआन, आप दीदा हो गए कि आपका मैं मकरूस हूँ। ये होती हैं बड़ी कौमें। तो हम भी तुर्कों के भी दोस्त हैं, तुर्क हमारे दोस्त हैं। इंशाल्लाह यूनुस एमरे सेंटर जो काम करेगा, हम लाहौरी है मोहब्बत करने वाले में मशहूर हैं, और लाहौर की मोहब्बत यूनुस एमरे सेंटर को जो मिलेगी, इस नौजवान हमारे यूनुस एमरे के जो लाहौर के इंचार्ज हैं, आप देखें कि लाहौर में तुर्की तुर्की हो जाएगा और तुर्की में लाहौर ही लाहौर हो जाएगा।